गुड मॉर्निंग टू ऑल। एमए फाइनल की क्लास में राजनीतिक भूगोल की जो कक्षा है उसमें आपका स्वागत है। हम फिर से आपके सामने राजनीतिक भूगोल का जो परिचय है, उसका जो प्रथम अध्याय है, उसको लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। इस अध्याय में जो राजनीतिक भूगोल की जो मूलभूत जो सिद्धांत है, विषय क्षेत्र है, अन्य विषयों से उसका जो संबंध है और इसका जो दर्शन है, उसको हम यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहले जो क्लास थी उसमें हमने राजनीतिक भूगोल की जो परिभाषाएं थी, विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो परिभाषा दी गई, उसका अध्ययन किया। आज हम जो हमारे अंतिम जो व्याख्यान के अंदर हमने राष्ट्र और राज्य की जो अवधारणा था उसको हमने अधूरा छोड़ा था, आज उसको हम संक्षिप्त में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूर्ण रूप से, विस्तृत रूप से समझने के लिए इसको एक पूरे अध्याय के रूप में हम उसमें लेंगे। जैसे कि मैंने उस दिन आपसे कहा था कि अंतिम जो व्याख्यान था कि जो राष्ट्र और राज्य की जो अवधारणा है उसमें दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं, एक दूसरे से परिपूरक अवधारणाएं हैं, लेकिन इनको समझने के लिए आवश्यक है कि हम दोनों को अलग अलग रूप से समझें। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, जब राष्ट्र की बात होती है तो राष्ट्र एक अमूर्त घटना है जो कि मनुष्य की भावनाओं से, उसके इमोशंस से जुड़ी हुई अवधारणा है। या हम ये कहें कि राष्ट्र की जो अवधारणा है वो एक समान विचार वाले लोग, एक समान दृष्टिकोण वाले लोगों का एक समूह है जो एक दूसरे को उन्हें बांधे हुए रहती है। एक राष्ट्र जो होता है उसकी सांस्कृतिक विशेषताएं, चाहे वो भोजन हो, वस्त्र, रीति रिवाज, भाषा, धर्म, किसी भी रूप में, लेकिन उसमें राष्ट्रीयता की भावना जब ज़्यादा प्रबल होती है जब उसके अंदर रहने वाले लोगों की जो भावनाएं हैं एक दूसरे से, इन सांस्कृतिक मूल्यों से, इन धार्मिक भावनाओं से अधिक जुड़ी हुई होती है। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि एक जो धार्मिक समूह होता है उससे संबंधित जो देश होता है उसमें राष्ट्रीयता की भावना जो होती है वो ज़्यादा प्रबल देखने को मिलती है। लेकिन ये उसका एक संक्षिप्त या कहूँ कि एक संकुचित अवधारणा है, क्योंकि जब आप भावनाओं से किसी राष्ट्र से जुड़ जाते हैं, किसी राज्य से जब जुड़ जाते हैं, तो कहीं न कहीं जब आपके अंदर वो चेतना जागृत हो जाती है, एक देश प्रेम की भावना, तो वो देश प्रेम की भावना आपके भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं से काफ़ी ऊपर होती है। और वही जो राष्ट्रीयता है, जो एक देश के लिए आपके मन में एक भावना होती है, वो किसी भी राष्ट्रीयता का एक चरम होता है जिसे कि हर राष्ट्र प्राप्त करना चाहता है, जिससे कि उसके अंदर जो यूनिटी है, जो अखंडता है, जो उसकी संप्रभुता है, वो बनी रहे। जब हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य जो होता है उसकी कुछ मापदंड होते हैं। एक राज्य का एक सुनिश्चित क्षेत्र होता है, उसकी एक सुनिश्चित, एक डिफाइन बाउंड्री होती है जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार लिया जाता है, दोनों देशों के द्वारा उसको स्वीकार किया जाता है। उसकी अपनी एक जनसंख्या होती है और वो मानव जनसंख्या जो है वो वहाँ जो संसाधन है, उन संसाधनों के द्वारा आर्थिक जो गतिविधियां हैं, उन आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए जो भी परिवहन संचार के जो साधन हैं, उन संसाधनों को, उन राजनीतिक सीमाओं को, उस राजनीतिक क्षेत्र को, उस रहने वाले लोगों की जनसंख्या को, उस राज्य के अंदर उपलब्ध संसाधनों के प्रबंधन के लिए वहाँ पर एक संप्रभु सरकार होती है। संप्रभु सरकार का मतलब ये होता है कि वो स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय ले सकती है, उसके ऊपर किसी तरह का बाहरी दबाव या बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता, वह स्वयं के निर्णय के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होती है। तो वो इसी राज्य के लिए या किसी राज्य के ये विशेषताएं होती हैं। जब हम बात करते हैं कि राज्य जो होता है वो मानव कैसे बनता है एक राज्य, ये भी एक विषय है। तो राज्य जो होता है वो समाज का अपने राजनीतिक या क्षेत्रीय, जो उसका क्षेत्र है या उसकी जो सवर्निटी है, संप्रभुता है, उसमें रहने वाले लोगों को संगठित करने का प्रयास करता है, उसका एक रिप्रेजेंटेशन है स्टेट। अगर हम दोनों में अंतर की बात करें, राज्य और राष्ट्र में, तो हमने कहा कि राष्ट्र
एक इमोशंस, एक भावना है जो अमूर्त है। जबकि राज्य, क्योंकि एक सुनिश्चित क्षेत्र होता है, उसकी एक सुनिश्चित राजनीतिक सीमा होती है, उसकी एक राजनीतिक सरकार होती है, तो वह एक मूर्त रूप में आपको दृष्टिगत होता है। राष्ट्र एक अभिव्यक्ति है, एक विचार है, एक भावना है, लेकिन राज्य और राष्ट्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तभी कहते हैं राज्य का उद्देश्य राष्ट्र की एकता, अखंडता, कल्याण को प्रोत्साहित करना होता है। जब राष्ट्रीयता की भावना उग्र हो जाती है तो वो राष्ट्रीयता की भावना कई बार कई दूसरे राज्य से हमारा यह जो मतलब है, जो अर्थ है, वो देश से होता है, दूसरे के राज्य को, अस्तित्व को समाप्त कर देती है, उन सीमाओं को नहीं मानती। क्योंकि अगर हम हिंदुत्व की बात करें या हम किसी दूसरे धर्म की बात करें, उन धार्मिक भावनाओं के आधार पर, एक ही धर्म के आधार पे दो अलग अलग राज्य, दो अलग अलग देश जब एक दूसरे को समाहित करने की कोशिश करते हैं तो वो उग्र राष्ट्रीयता की भावना को दृष्टिगत करते हैं। कि एक राष्ट्र और राज्य एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते, बल्कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। लेकिन इसको हम एक कई चीज़ों से समझ सकते हैं, एक राज्य, कई राष्ट्र। जैसे हमने कहा कि राज्य की जो एक राजनीतिक सीमा होती है, क्षेत्र होता है, लेकिन एक राज्य के अंदर भी कई तरह के जो अभिव्यक्तियाँ होती हैं, धार्मिक भावनाएं होती हैं, भाषाई जो लगाव होता है, वो देखने को मिलता है। इस तरह की जो स्थिति है वो जो विस्तृत क्षेत्रफल वाले जो राज्य होते हैं, जहाँ पर धार्मिक, भाषाई विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, ऐसे जो देश होते हैं उसमें एक ही देश में कई राष्ट्रीयताएं, कई भावनाएं दृष्टिगत होती हैं, जो कि किसी एक संप्रभु, एक अखंड जो राज्य होता है उसके लिए एक चुनौती, एक चैलेंज है कि उन स्थानीय या क्षेत्रीयता से, भावना से जुड़ी हुई जो राष्ट्रीयता होती है उसको किस तरह से हम राष्ट्र की या एक देश की राष्ट्रीयता में कन्वर्ट कर सके, बदल सके, या एक राज्य या देश के जो लगाव की जो भावना होती है उससे किस तरह से हम संबंधित कर सकते हैं। एक राष्ट्र और एक राज्य की जब हम बात करते हैं, जहाँ पर धार्मिक, भाषाई विविधताएं नहीं होती और जिनका क्षेत्रफल बहुत सीमित होता है, कॉम्पैक्ट जो स्टेट होते हैं, छोटे जो देश होते हैं, वहाँ पर एक राष्ट्र, एक राज्य की जो अवधारणाएं हैं वो आदर्श रूप में देखने को मिल सकती है। डेनमार्क एक इसका उदाहरण है। एक राष्ट्र, कई राज्य, इस तरह की जो संकल्पना है वो जो मिडिल ईस्ट एशिया के देश हैं, जहाँ पर जो कबीलाई संस्कृति आपको देखने को मिलती है, वहाँ पर धार्मिक रूप से तो वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीयता की भावना उनमें है धर्म के आधार पे, लेकिन वो राज्य के दृष्टिकोण से उनमें काफ़ी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। एक सीमित, हर जो भावनात्मक रूप से भले ही संबंधित है, लेकिन उनका जो क्षेत्र होता है, एक सुनिश्चित सीमा होती है, वो अलग अलग होती है। तो यहाँ हम राष्ट्र और राज्य की अवधारणा को समझ सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो राजनीतिक जो भूगोलविद्ता है, वो राज्य के राजनीतिक जीवन के अनिश्चितता के लिए उत्तरदायी जो भी कारक होते हैं, यानी हम यहाँ पर जो राजनीतिक भूगोल है उसका जो विषय क्षेत्र है, जो उसका अध्ययन का विषय है, उसको समझने की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। उस किसी भी राज्य के अंदर जो बहुराष्ट्रीयता की भावना, जैसे बड़े जो देश होते हैं, यूएसएसआर 1991 के अंदर उसमें सभी तरह की जो राष्ट्रीयता की भावनाएं प्रचलित थी, उसकी बात करें। भारत में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषाई समूह हैं, तो बहु जातीयता की समस्या, यानी कि वहाँ पे जो उनका जनजातीय समुदाय है, वहाँ का जो अन्य जो एंथ्रोपोलॉजिकल दृष्टिकोण से विभिन्नताएं हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। राज्य जो होता है प्रादेशिक समुद्र सीमाओं का भी अध्ययन उसके अंदर करते हैं। अब अगर हम बात करें तो राजनीतिक भूगोल राज्य तक प्राकृतिक वातावरण से संबंधित होता है, यानी कोई भी राज्य जो कि एक सुनिश्चित क्षेत्र के अंदर राजनीतिक सीमाओं से जुड़ा हुआ है, वो एक निश्चित वातावरण के अंदर कार्य करता है, और उन वातावरण और राज्य के अंदर जो अंतर संबंध होते हैं उनका अध्ययन राजनीतिक भूगोल के अंदर किया जाता है।
अब राज्य, प्राकृतिक जो राज्य है उसके आंतरिक और बाह्य कारकों का अध्ययन करें तो राज्य में रहने वाली जनसंख्या है, उसका संसाधन है, उसका प्रबंधन है, ये उसके आंतरिक विषय हैं। बाह्य विषय की बात करें राज्य के, तो राज्य के अन्य राज्यों से किस तरह के संबंध है, उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस तरह के हैं, उन सब चीज़ों का अध्ययन, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उसके अंदर उनकी संबद्धता क्या है, उन सब चीज़ों का अध्ययन यहाँ पर जो बाह्य विषय है उसके अंदर किया जाता है। अब राज्य के जो आवश्यक, कोई राज्य को जब हमने कहा कि उसके अंदर जनसंख्या, क्षेत्र, सुनिश्चित सीमा, संसाधन, तो तीन चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं किसी भी राज्य को होने के लिए। उसका एक क्षेत्र होना चाहिए, उसकी एक सुनिश्चित राजनीतिक सीमा होनी चाहिए, वहाँ पे रहने वाले लोगों का जो मानव समूह होता है वो होना चाहिए, और उन संसाधनों और मानव को के द्वारा जो राजनीतिक व्यवस्था को अपनाया गया है, जो एक संप्रभु सरकार होती है, वो होनी चाहिए। अध्ययन क्षेत्र की बात करें राजनीतिक भूगोल के अंदर, तो हम यहाँ एक एक पॉइंट को हम देख सकते हैं यहाँ पे कि राज्य का भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक वातावरण का अध्ययन हम यहाँ करते हैं। प्राकृतिक संसाधन जो जिस राज्य के अंदर देख पाए जाते हैं उनका अध्ययन हम करते हैं। जनसंख्या का सामाजिक व प्रजातीय स्वरूप किस तरह का है, वो भी राजनीतिक भूगोल का अध्ययन का विषय है। विभिन्न जो राजनीतिक समझौते किए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, वर्तमान जो राजनीतिक घटनाओं का जो विश्लेषण हम करते हैं, भौगोलिक उपक्रमों का राजनीतिक निर्णयों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनका हम अध्ययन करते हैं। जो इलेक्शन जो सिस्टम होता है, निर्वाचन जो प्रणाली होती है, विभिन्न देशों के अंदर जो संघात्मक और संसदात्मक जो शासन व्यवस्थाएं हैं, या एकात्मक शासन व्यवस्थाएं, संघात्मक शासन व्यवस्थाएं जो हैं, उनका अध्ययन हम यहाँ करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अंदर विभिन्न जो राज्य हैं, जो विभिन्न देश हैं, उनकी क्या भूमिकाएं हैं। क्षेत्रीय स्तर पर कौन कौन से राजनीतिक समूह जो काम करते हैं। शीत युद्ध के समय हमने नाटो को पढ़ा। अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें तो सार्क की हम बात कर सकते हैं। यूरोपियन देशों की कहें तो यूरोपियन यूनियन है, यू का अध्ययन हम कर सकते हैं। एशियान का अध्ययन हम कर सकते, दक्षिण पूर्वी एशिया के संबंध में हम बात करें तो इस तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, वो जो बदलती हुई परिस्थितियों के अंदर उभर कर जो सामने आते हैं, उन सब चीज़ों का अध्ययन हम यहाँ राजनीतिक भूगोल के अंदर करते हैं। ये इसका अध्ययन क्षेत्र है। अब इस राजनीतिक भूगोल के अंदर एक जो नई अवधारणा निकल के आई, वो निकल के आई भू राजनीति। तो राजनीतिक भूगोल और भू राजनीति दो जो अवधारणाएं हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनकी जो मौलिक विशेषताएं हैं उसके अंदर अंतर देखने को मिलता है। जहां राजनीतिक भूगोल एक बहुत व्यापक अवधारणा है, उसका जो दायरा है बड़ा विस्तृत है, लेकिन जब जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं तो उसका दायरा उतना विस्तृत नहीं है। वो उस राज्य के अंदर ही काम करता है, लेकिन यहाँ जो फिजिकल रीजन्स हैं वो उनकी अवधारणाओं को ज़्यादा लेके चलता है। जो जियोपॉलिटिक्स की जो कॉन्सेप्ट थी, जो भू राजनीतिक जो अवधारणा थी, अगर हम उसके विकास की बात करें तो उसका विकास अगर हम कहें कि मानव विकास के साथ ही हो चुका था। व्यक्ति को रहने के लिए स्थान की आवश्यकता होती है, उसका वो विस्तार करता है। तो ये तो प्राचीन आदतन मनुष्य के द्वारा भी ये चीज़ें की गई। उन्होंने भी अपने शिकार का, अपने बाद में कृषि का जो क्षेत्र था वो सुनिश्चित किया। लेकिन वो एक संगठित स्वरूप नहीं था, तब एक राज्य की अवधारणा निकलकर नहीं आई थी। लेकिन जब हम जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं तो एक आधुनिक अवधारणा है। इस अवधारणा का जो विचार था, जो विकास था, जो योगदान था, वो जर्मन स्कूल्स का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। जर्मनी में इसका विकास हुआ और कहीं न कहीं जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद की जो वैश्विक स्तर पर जो घटनाएं घटित हुई, जर्मनी की जो पराजय हुई, उसके बाद इस अवधारणा का विकास ज़्यादा देखने को मिला। या मैं ये कहूँ कि इसको उस समय जो जर्मनी के अंदर इसको ज़्यादा पोषित किया गया तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए। जर्मनी के अंदर यह कहा गया कि इसको अध्ययन पे इतना बल दिया गया कि भू राजनीति को राज्य की भौगोलिक आत्मा कहा गया। यानी कि अगर आपको भू राजनीति की बात करनी है तो आप जो राज्य है, जो देश है, उसके लिए जियोपॉलिटिक्स का जो अध्ययन है बड़ा महत्वपूर्ण है और इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ काफ़ी बल दिया गया। लेकिन
इस अवधारणा के विकास के अंदर विभिन्न लोगों का काफी योगदान रहा। तो अगर हम बात करें रेड जेल, तो रेड जेल ने भू राजनीति की अवधारणा को विकसित करने में पहले काफी योगदान दिया। रेड जेल जो थे उनका अगर हम योगदान की हम बात यहाँ पे करें तो उन्होंने कुछ राज्य की कुछ विशेषताओं का वर्णन किया। आपने पढ़ा कि उन्होंने एक बुक भी लिखी थी 1897 के अंदर, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जो एक तरह से राजनीतिक भूगोल के ऊपर लिखा गया एक प्रथम ग्रंथ था। या हम ये इसीलिए कह सकते हैं कि रेड जेल को राजनीतिक भूगोल का पितामह भी कहना तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने राजनीतिक भूगोल के जो विचार थे, जो दर्शन था, उसको सर्वप्रथम एक क्रमबद्ध रूप से वो लेके आए। और रेड जेल ने यह कहा कि राज्य जो होता है कि विशेषताओं को वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए 3 महत्वपूर्ण कारक जिम्मेदार होते हैं, 3 फैक्टर्स जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं। एक तो राज्य की जो स्थलीय जो सीमा होती है उसकी क्या विशेषताएं हैं, बढ़ती जनसंख्या के लिए क्या भूमि की आवश्यकता बढ़ती है, क्या भूमि की आवश्यकता को बढ़ाकर हम राज्य की जो स्थलीय सीमा को बढ़ाकर क्या राज्य की शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं। राज्य का प्राकृतिक ढांचे की सीमा को विकसित होती है, लेकिन और उस विकास की प्रक्रिया के अंदर राज्य जो होता है वो अपने कमजोर जो पड़ोसी राज्य होते हैं उनकी कीमत पर राज्य की सीमा का विस्तार भी करता है। इन्हीं चीजों के आधार पे जो राज्य को एक जैविक अवधारणा के रूप में कहें, जो डार्विन का जो सिद्धांत था, और डार्विन का जो सिद्धांत था उसी को रेड जेल ने राजनीतिक भूगोल के अंदर या अपनी जो पॉलिटिकल जो ज्योग्राफी थी, जो जियोपॉलिटिक्स के पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो उन्होंने बुक लिखी, उस अवधारणा के अंदर उसको लेके आए। अब इसी अवधारणा को अगर हम यहाँ देखें तो जो रेड जेल थे उन्होंने 2 अपने जो पुस्तक लिखी, द लॉज ऑफ द स्पेशल ग्रोथ ऑफ द स्टेट, यानी कि किसी क्षेत्र का स्थानिक जो ग्रोथ होती है किस तरह से होती है, या उनकी जो पुस्तक थी जो 1890 में आई पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो इनमें उन्होंने जो डार्विन का जीव विकास का सिद्धांत था, जो परिस्थितियों के साथ परिवर्तित नहीं हो सकते जीव वो समाप्त हो जाएंगे, जो बदलती हुई परिस्थितियों के अंदर अनुकूलन स्थापित कर लेंगे वो सरवाइव कर जाएंगे। तो इन्होंने जो इस सिद्धांत को जो जीव के अंदर जो लागू किया था उसको इन्होंने राज्य के ऊपर लागू करने का रेड जेल ने सर्वप्रथम प्रयास किया, और उन्होंने जैविक राज्य की जो विचारधारा थी वो सर्वप्रथम वो लेके आए। और लिविंग स्पेस की बात की, रेड जेल ने सबसे पहले लिविंग स्पेस की बात की और ये कहा कि जिस तरह से किसी पशु, किसी जानवर को रहने के लिए स्थान की आवश्यकता होती है और उनकी जब संख्या बढ़ती है तो उनको अधिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह से जो राज्य होता है, राज्य का जो विकास होता है, राज्य के विकास के अंदर वहाँ की जो जनसंख्या का स्वरूप बदलता है, तो उस स्वरूप के अंदर उस राज्य को अपने क्षेत्र में विस्तार करने की प्रवृत्ति होती है, होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने जैविक राज्य की अवधारणा, यानी राज्य एक जैविक अवधारणा है, और वो जैविक अवधारणा इस रूप में है कि बदलते समय के साथ साथ राज्य को स्वयं के क्षेत्र के अंदर, स्वयं की शक्ति के अंदर परिवर्तन या विस्तार किया जाना चाहिए। और इसी अवधारणा को जो लिविंग स्पेस की जो अवधारणा है उसको लेविन्सन की जो अवधारणा है वो रेड जेल लेके आए। रेड जेल ने राज्य के जो विकास की जो प्रक्रियाएं हैं उनको समझाने का भी प्रयास किया, किस तरह से एक राज्य का विकास होता है। उसको उन्होंने 7 चरणों की उन्होंने बात की। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ राज्य का क्षेत्रीय विस्तार होता है, यानी जनसंख्या वृद्धि होगी तो उसके लिए लिविंग स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी। क्षेत्रीय विस्तार अन्य विकास कार्यों के साथ साथ या अनुपूरक रूप से चलता रहता है। जनसंख्या होगी, जनसंख्या के द्वारा संसाधनों का दोहन होगा, संसाधन जनसंख्या के अनुपात में कम होंगे तो आपको अधिक क्षेत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो विस्तार की जो प्रक्रिया विकास के साथ साथ चलती रहती है। राज्य छोटी छोटी इकाइयों के सम्मिलन से वृद्धि करता है, यानी छोटे क्षेत्रों को अपने में सम्मिलित करते हुए अपने वो क्षेत्र के अंदर, राजनीतिक सीमा के अंदर वो विस्तार करता है। राज्य के विकास व शक्ति के विस्तार से सीमांत क्षेत्र में
गतिशीलता आती है, निरंतरता आती है। अब यहाँ एक अवधारणा आएगी कि एक तो होती है सीमांत क्षेत्र, एक होता है सीमा, बाउंड्री और फ्रंटियर। या सीमांत की बात करता है जो कि एक डिफाइन क्षेत्र नहीं होता, एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होता है जो दो देशों के मध्य के अंदर होता है, वो कोई एक लाइन नहीं होती है। और उस भौगोलिक क्षेत्र के ऊपर जो शक्तिशाली राज्य होता है अपने क्षेत्र का विस्तार करता है। तो यहाँ विकास व शक्ति का विस्तार सीमांत क्षेत्रों पर होता है, इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया। राजनीतिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं राज्य की विकास की प्रक्रिया में, उन क्षेत्रों को अधिग्रहित कर लिया जाता है शक्तिशाली राज्य के द्वारा। अगर उन्हें लगता है कि वो क्षेत्र जो आपको आर्थिक दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, संसाधनों के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है या भूसामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो जो राज्य होता है उन क्षेत्रों के ऊपर अधिकार करने की कोशिश करता है या उनके ऊपर अधिकार कर अपने राज्य की शक्ति का विस्तार करता है। प्राचीन समृद्ध सशक्त राज्यों से प्रेरणा प्राप्त करता है। अब यहाँ जब इस विषय को हम आगे पढ़ेंगे और अन्य विषयों से इनका जो अंतर विषयी संबंध होता है, तो विकास का या इतिहास का राजनीतिक भूगोल से क्या संबंध होता है, ये ठीक वैसे ही है कि मनुष्य पूर्व में की गई गलतियों से सीखकर आने वाली समस्याओं का समाधान करता है। ठीक वैसे ही राजनीतिक भूगोल के अंदर भी जो राजनीतिक भूगोलवेत्ता होते हैं ये कहते हैं कि कोई भी राज्य जो पूर्व के अंदर सशक्त राज्यों से प्रेरणा लेकर उन राज्यों के लिए आवश्यक या जिम्मेदार राजनीतिक, भू राजनीतिक संसाधनों का दोहन या अपने क्षेत्र विस्तार के द्वारा जो वो एक विकास की अवस्था को प्राप्त किया है, उन पूर्व के राज्यों से प्रेरणा लेते हुए राज्य विकास करता है। यानी जो निकल के जो बात आती है कि जब राज्य का विकास होता है तो राज्य के विकास और क्षेत्रीय विकास की जो प्रक्रिया है दोनों एक साथ चलती रहती है। अब यहाँ कुछ ऐसे विद्वान भी थे जिनकी हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले हम जो रुडोल्फ कैजलन की बात करेंगे, बड़े समर्थक थे रेडजेल के, और जो जियोपॉलिटिक्स जो शब्द था सबसे पहले वो कैजलन ने दिया था। ये एक आपके लिए एक फैक्ट है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। जियोपॉलिटिक्स वर्ड वाज गिवन बाय, तो रुडोल्फ कैजलन ने, इनके ऊपर भी जो रेडजेल था उनका काफ़ी प्रभाव रहा। रेडजेल के ऊपर जिस तरह से डार्विन का प्रभाव था, तो डार्विन और रेडजेल का प्रभाव रुडोल्फ कैजलन के जो विचार थे, विचारधाराएं थी, उनके ऊपर काफ़ी देखने को मिला। इसीलिए रुडोल्फ कैजलन कहते हैं राज्य केवल एक जीवित जीव नहीं है, ये उससे भी बियॉन्ड जाके बात कर रहे हैं। जहां जो रेडजेल था वो एक जीवित जीव की बात कर रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि यह एक सचेत प्राणी है। कौन? स्टेट, राज्य, जो देश है, जो नैतिक और बौद्धिक क्षमताओं से युक्त होता है। यानी वो अपने निर्णय लेने के टाइम अपनी बौद्धिक क्षमता का, अपने नैतिकता का उपयोग करते हुए अपने राज्य के विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। जियोपॉलिटिक्स की जब बात करते हैं रुडोल्फ कैजलन, तो कहते हैं कि एक भौगोलिक जीव या स्थान एक तत्व के रूप में राज्य का सिद्धांत ही भू राजनीति है। उन्होंने डिफाइन किया इसको, जैसे एक भूमि या क्षेत्र का विशेष रूप से एक देश। तो इससे ये समझ में आता है कि जियोपॉलिटिक्स की जो अवधारणा थी उसको पोषित करने में रुडोल्फ कैजलन का महत्वपूर्ण योगदान था। जो उनके विचारों में, उनके द्वारा दिए हुए जो वक्तव्य हैं, उनके द्वारा दी गई जो चीजें थी, उनके अंदर स्पष्ट रूप से निकल के आता है। उन्होंने कहा राज्य के राजनीतिक शक्ति के विकास का अंतिम उद्देश्य एक अच्छा बाह्य प्राकृतिक सीमांत और आंतरिक सुदृढ़ एकता को बनाना है। अब यहां ये जो चीज है बड़ी महत्वपूर्ण है। कैजलन ये कह रहा है कि मान लो ये स्टेट है, इसका चारों तरफ का ये सीमांत क्षेत्र है, ये एकदम सुदृढ़ होना चाहिए, एक बाउंड्री के रूप में, एक मतलब एक मजबूत एक क्षेत्र के रूप में काम करना चाहिए, जो कि इसको बाहरी जो क्षेत्र है उससे सुरक्षा प्रदान करे। साथ ही आंतरिक सुदृढ़, यानी आंतरिक क्षेत्र के अंदर संसाधक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, एक राष्ट्रीयता की भावना के दृष्टिकोण से किसी भी राज्य को सुदृढ़ होना चाहिए। ये बात इन्होंने कही।
केजलन उस प्रक्रम के अध्ययन में रुचि रखते थे जो एक सामान्य भौगोलिक क्षेत्र को सांस्कृतिक राजनीतिक प्रदेश या क्षेत्र में परिवर्तित करती हो। यानी ये जो आंतरिक सुदृढ़ता की बात करता है, सांस्कृतिक राजनीतिक प्रदेश या क्षेत्र की बात करता है, उसके ऊपर इन्होंने इसके अंदर समझाने की कोशिश की। यहाँ पुणे हम आए तो जो केजलन था उसकी हमने बात कर ली। इसके बाद जो कार्ल हासोपर था, इन्होंने जियोपॉलिटिक्स की जो अवधारणा थी उसको काफ़ी विस्तृत रूप से एक्सप्लेन करने की कोशिश की और इनके ऊपर जो रुडोल्फ केजलन का प्रभाव काफ़ी था। इवन इन्होंने जो जियोपॉलिटिक्स जो वर्ड रुडोल्फ केजलन ने दिया उसको ज़्यादा वाइड रूप से एक्सप्लेन करने की कोशिश की और उन्होंने ये कहा कि जो जियोपॉलिटिक्स जो वर्ड जो केजलन ने दिया था उसका आधार ही ये था, राज्य एक जीव है और एवं विकास उसका नियम है। तो यहाँ आपको ये लगेगा, दोहराव सा लगेगा कि रेडजेल भी इसी तरह की बात कर रहे हैं, केजलन भी यही बात कर रहे हैं और आपके कार्ल हासोपर भी वही बात कर रहे हैं। तो उन विचारों से एक ही विचारधारा, एक ही अवधारणा, एक ही तरह की जो सोच लेके जो चलते हैं, तो उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए इन लोगों ने उन्हीं चीज़ों को लेते हुए इन्होंने भी वही स्पेस रेयम की बात की, कार्ल हासोपर ने उसको एक्सप्लेन किया, उन चीज़ों को ज़्यादा वाइड रूप से लेके चले। और ये भी इसके बाद ऐसा नहीं है कि जर्मनी के अंदर इसका विकास हुआ, कुछ चीज़ें फ्रेंच में भी जो डिमोंजे थे उन्होंने भी इसको भू राजनीति के प्रचार और प्रदेश का एक राष्ट्रीय संस्थान का, तो उनके वहाँ भी इन चीज़ों का जो जर्मनी के अलावा भी विकास हुआ, लेकिन उतना प्रोत्साहन वहाँ पे नहीं दिया गया। अब यहाँ जो केजलन हो, कार्ल हासोपर हो, इनके जो ऊपर ये जो प्रभाव दृष्टिगत हुआ, उन चीज़ों को तात्कालिक परिस्थितियों के दृष्टिकोण से भी हम देखेंगे विस्तृत रूप से। जब हम इसके विकास की अवस्थाओं को, यहाँ हम केवल इनको इस अवधारणा को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जियोपॉलिटिक्स पॉलिटिकल साइंस के अंदर किस तरह से आई। अब जब केजलन की हमने इतनी विस्तृत बात की, इन्होंने एक बुक लिखी थी द स्टेट एज एन ऑर्गेनिज्म, जो स्टेट एक जैविक अवधारणा के रूप में। तो ये जो बुक थी उनमें इसने राज्य के जो 5 अंगों की इन्होंने बात की, शासकीय संरचना, जनसांख्यिकी संरचना, सामाजिक संरचना, आर्थिक संरचना और भू राजनीतिक संरचना, जिसको जियोपॉलिटिक का। तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो 5 भागों के अंदर इन्होंने डिवाइड किया कि आर्थिक संरचना किसी स्टेट के अंदर, सोशल, वहाँ की जो डेमोग्राफी होती है उसका जो स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर होता है, उन सब चीज़ों का अध्ययन हम उस स्टेट के अंदर करते हैं। लेकिन जो भू राजनीतिक जो संरचना थी इसके ऊपर इन्होंने काफ़ी बल दिया। कार्ल हासोपर ने इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया, ये मैंने बात कही है आप लोगों से। और इन्होंने अपनी जो पुस्तक थी, कार्ल हासोपर की जो पुस्तक थी जर्नल्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स, उसके अंदर ऑर्गेनिज्म थ्योरी ऑफ स्टेट दिया, राज्य के जैविक स्थिति का प्रतिपादन किया। सबसे पहले तो जैविक जो अवधारणा राज्य के संबंध में रेडजेल ने दी, लेकिन उसको वाइड रूप से एक्सप्लेन करने का, या ये वही बात जो लिविंग स्पेस की बात रेडजेल ने की, लेबनस्ट्रम की बात की, उस सिद्धांत को और ज़्यादा विस्तृत किया। इन्होंने इस अवधारणा को एक डिपार्टमेंट के रूप में, एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में, या ये कहें कि तात्कालिक जर्मनी की परिस्थिति को देखते के नाजी नीतियों को समर्थन प्रदान करने के लिए इन्होंने जो जियोपॉलिटिक्स की अवधारणा है उसको ज़्यादा प्रोत्साहित करने में इनका अमूल्य योगदान रहा, जो कार्ल हासोपर थे उनका। तो ये चीज़ भी हम आगे जब इस अध्याय को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अब हासोपर क्यों इस भू राजनीति के संबंधी विचारधाराओं पर इतना जोर दे रहा था, उसके लिए कुछ उनके दिमाग में, उनके जो अध्ययन थे, उनकी जो चेतना थी, उसके ऊपर जो उन्होंने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का अध्ययन किया। उन्होंने जब पैसिफिक ओशियन के अंदर जापान भी हो गए, वहाँ की भौगोलिक स्थिति को उन्होंने देखा, तो उन भौगोलिक स्थितियों का किसी भी क्षेत्र के विकास और विस्तार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वो सब चीज़ें कार्ल हासोपर के जो विचार थे, जो उनका लेखन था, उसके अंदर चीज़ें निकल के आई, जो उनकी भू राजनीति संबंधी विचारधारा थी। और वो कहते हैं राज्य एक जैविक सत्ता है, जीव जिसकी कल्पना उसने राज्य से की। रहने के लिए स्थान की आवश्यकता होती है, विकास के साथ साथ जो जनसंख्या वृद्धि होती है उसकी आवश्यकताएं बढ़ती हैं, और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको स्थान की आवश्यकता होती है।
और उस राज्य की आर्थिक आत्मनिर्भरता यानी संसाधनों के लिए आपकी जो निर्भरता है वो दूसरों पे ना होकर उसको अधिग्रहित कर लिया जाए। आर्थिक आत्मनिर्भरता किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं हम? राज्य के विस्तार के द्वारा, दूसरे क्षेत्रों को अधिग्रहित करने के द्वारा। प्रशांत महासागरीय क्षेत्र की भू राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जब वो वहां गए, जापान की स्थिति को देखा, उसकी विकास की अवस्थाओं को देखा, तो उन सब चीजों का प्रभाव इनके ऊपर पड़ा। इसलिए उन्होंने प्रशांत महासागर को भू राजनीतिक क्षेत्र से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र इनके दिमाग में रहा। उन्होंने एक अति शक्तिपूर्ण बात भी कही। अपनी नाजीवादी जो विचारधारा थी, अपने क्षेत्रीय विस्तार की अवधारणा के लिए उन्होंने ये तक कह दिया कि ग्रेट ब्रिटेन के विनाश के बिना जर्मनी का विकास नहीं हो सकता। यानी जर्मनी को अधिक विस्तारवादी बनाने के लिए, उसके क्षेत्र में विस्तार करने के लिए या उसको अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए यह आवश्यक है कि जर्मनी तभी शक्तिशाली हो सकता है जब ग्रेट ब्रिटेन का विनाश हो। ये विचारधारा जो थी उनके पैसिफिक ओशियन के अंदर जापान के आर्थिक और राजनीतिक सुदृढ़ता को देखते हुए ये विचार उनके मन में आए और उनके दिमाग में ये था कि जर्मनी एक स्वतंत्र और वैश्विक शक्ति तब बन सकता है जब ये एक द्वीपीय राष्ट्र, जो ग्रेट ब्रिटेन की जो भौगोलिक स्थिति उसको जो ताकत प्रदान करती है उसको समाप्त कर दिया जाए। अब यहाँ कुछ परिभाषा के स्तर भी हम बात कर लें कि राजनीतिक भूगोल और भू राजनीति में क्या अंतर होता है। मैंने पहले ही बताया, राजनीतिक भूगोल एक विस्तृत विचारधारा है जो भौगोलिक तथ्यों का वास्तविक विश्लेषण, मतलब फैक्ट के आधार पर अध्ययन करने की कोशिश करता है, वास्तविक धरातल पे अध्ययन करता है, एम्पेरिकल स्टडी करता है। जबकि भू राजनीति एक संकुचित अवधारणा है जो इस आधार पे आई थी कि किस तरह से जर्मनी को वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया जा सके, या प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जो उनकी हार हुई थी उस हार को दूर करने के लिए और अपने आप को मजबूती प्रदान करने के लिए इन्होंने जो विस्तारवाद की जो अवधारणा लेके आए, जो कि तथ्यात्मक जो वास्तविकताएं थी उनसे परे थी। तथ्यों का वैज्ञानिक व्याख्या की जाती है राजनीतिक भूगोल में। राजनीतिक तथ्यों पर भौगोलिक व्यवस्थाओं की बात की जाती है जो भू राजनीति होती है। यानी कि आप राजनीतिक तथ्यों, राजनीतिक सोच, राजनीतिक विचार के आधार पर जो भौगोलिक जो स्वरूप होता है उसका अध्ययन आप तय करते हैं। अब यहाँ पर हम जो राजनीतिक भूगोल का जो अन्य विषयों से क्या संबंध है ये हमसे पूछ लिया जाता है, तो आप हर विज्ञान से राजनीतिक भूगोल जो है इतिहास से संबंधित है। जब हमने कहा कि जो राज्य होता है उसके 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। पहले हम राजनीतिक भूगोल का इतिहास से हमने कहा कि किसी भी राज्य के विकास के अंदर, पूर्व के अंदर जो विकसित राज्य थे उनका अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। किस तरह से किसी राष्ट्र के विकास के अंदर उसके इतिहास का रोल रहा, उन सब चीज़ों का अध्ययन यहाँ राजनीतिक भूगोल के अंदर किया जाता है। तो जो इतिहास होता है उसका राजनीतिक भूगोल से महत्वपूर्ण संबंध है। हम राजनीतिक भूगोल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें तो राजनीतिक भूगोल के अंदर जो राजनीतिक व्यवस्था होती है, राजनीतिक व्यवस्था एकांत में या एकाकी रूप से कार्य नहीं करती। उसका विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होती हैं, जो क्षेत्रीय जो राजनीतिक संगठन होते हैं उनसे जुड़ाव होता है, उनसे उनके अपने हितों के आधार पे संबंध होते हैं। तो उन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो अध्ययन है वो राजनीतिक भूगोल में भी किया जाता है। तो ये चीज़ें एक दूसरे से इनमें जुड़ी हुई हैं। राजनीतिक भूगोल और राजनीतिक विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो राजनीतिक जो भूगोल है, देखा जाए तो राजनीतिक जो भूगोल का एक विचार एक जो निकल के आया वो कहीं न कहीं राजनीतिक विज्ञान से है। राजनीतिक विज्ञान राज्य की नीतियों एवं संप्रभुता से संबंधित है, बड़ा व्यापक है। जबकि राजनीतिक भूगोल उस संप्रभुता को, उस शक्ति को, उस स्थान को, उस भौगोलिक स्थिति को अभिव्यक्त करने की कोशिश करता है। इस तरह की व्याख्या जो कार्लसन जो थे उन्होंने दी। समाजशास्त्र से वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उनका अध्ययन राजनीतिक भूगोल दोनों में किया जाता है। मनोविज्ञान, जो नृजातीयता, जो एंथ्रोपोलॉजी होती है उनका अध्ययन हम करते हैं। अर्थशास्त्र, जैसे हमने कहा कि राज्य के 3 अंग होते हैं, क्षेत्र होता है, मानव होता है। तो मानव वहाँ पे रहने जो मिलने वाले जो संसाधनों है उनका किस तरह से बेहतर उपयोग करता है, तो मनुष्य के द्वारा या राजनीतिक व्यवस्थाओं के द्वारा वहाँ की जो आर्थिक जो निर्णय लिए जाते हैं उन सब चीज़ों का अध्ययन। या जनसंख्या, उसके अंदर जनसंख्या के स्वरूप, जनसंख्या की संरचना, जो
कितने लिटरेट हैं, उन सब चीज़ों का अध्ययन भी राजनीतिक भूगोल के अंदर, जो हमारे निर्वाचन भूगोल है वहाँ पे कितने लोग शिक्षित हैं, उन्होंने किस तरह से राजनीतिक अधिकारों का उपयोग किया है, उन सब चीज़ों का अध्ययन यहाँ राजनीतिक भूगोल के अंदर जो जनसंख्या विज्ञान के साथ संबंधित करते हुए हम देखते हैं। तो आज हमने ये जो परिचय था उसको हमने यहाँ समझने की कोशिश की, और हम कोशिश करेंगे कि इन विषयों को और ज़्यादा विस्तृत रूप से हम लेके चलें। आने वाले इन्हीं विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।